नमस्कार। आज पुनः आपके सामने हम संसद की वही प्रक्रिया लेकर के हाजिर हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि संसद में प्रश्नकाल किस तरह से होते हैं, शुरू होते हैं और 11 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, ठीक है? तो उसके बाद जो दूसरा प्रहर उसका होता है, आज जो हम चर्चा करेंगे, वो है शून्यकाल का। इसे ज़ीरो आवर भी कहते हैं और ज़ीरो आवर इसलिए कहते हैं ये कि क्योंकि ये 12 बजे से शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। हमने पिछले वीडियो में आपसे तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है? इस बारे में ठीक ढंग से चर्चा करने का प्रयास किया। देखिए, उसमें हम एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जो ये प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है सांसदों द्वारा, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, सरकारी सदस्य वही होते हैं, सरकारी जो सदस्य होते हैं, ये सरकारी सदस्य उन्हें कहा जाता है जो वहाँ सरकार में मंत्री का पद धारण करते हैं, ठीक है? और गैर सरकारी कौन है? गैर सरकारी उन्हें कहते हैं जो जितने भी सांसद हैं, ये सभी सांसद गैर सरकारी सदस्य के रूप में आते हैं, भले वो पक्ष की पार्टी का ही क्यों न हो, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब ये प्रश्न हमने बताया था, प्रश्नकाल जो आपसे चर्चा कर रहे थे हम, जिसमें कि समय सीमा हमने बताया था आपको कि सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है। उसमें जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है वो 15 दिन पहले पीठासीन अधिकारी को, जो जैसे अगर राज्यसभा में प्रश्न ये पूछा जाता है तो सभापति को, और लोकसभा में पूछा जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को अर्थात स्पीकर को ये सूचना 15 दिन पहले सांसदों द्वारा स्पीकर को दे दी जाती है, तब वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? ये चीजें हम उसमें बताना आपको भूल गए थे, तो हम सोचे इसमें बता दें आपको, ठीक है? और आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय होगा कि हमारा शून्यकाल क्या होगा। शून्यकाल, इसका शुरुआत जो होती है, इसका प्रारंभ 1962 में हुआ था। ये हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन से ली गई है, वहां से ये नहीं लिया गया है, ठीक है? इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी और इसका जो समय है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। समय 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर इसमें ठीक ढंग से देखा जाए तो इतना यह तत्कालीन प्रश्न होता है कि कल रात में क्या घटना घटी, मान लीजिए प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी अनहोनी घटना हुई जो तत्कालीन सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही हो, तो उस पर भी यह प्रश्न उस दौरान उठाया जा सकता है, सांसदों द्वारा पूछा जाता है। किससे? मंत्रियों से, अर्थात सरकारी सदस्यों से, ठीक है? संसद के जो सरकारी सदस्य होते हैं जिसमें कि मंत्री शामिल होते हैं। तो प्रश्नकाल की ये तुरंत बाद का समय है। हमने आपको बताया ही था कि जो प्रश्नकाल था वो 11 बजे से 12 बजे तक है, और उसके बाद ये प्रश्नकाल के बाद ये शून्यकाल शुरू हो जाता है, ठीक है? ये शून्यकाल शुरू हो जाता है। इसका समय सीमा की बात करें अगर, तो ये 12 बजे से, यहाँ 12 बजे खत्म होता है, तो ये 12 बजे से कब तक चलता है? तो ये 1 बजे तक चलता है, ये 1 बजे तक चलता है, ठीक है? अब इसमें होते क्या क्या चीज हैं? इसमें संसद की प्रक्रिया से संबंधित नियम नहीं होते हैं। देखिए, जैसे संसदीय नियम प्रक्रिया जो चलाई जाती है, आप पढ़ेंगे तो 198 है, मुख्य रूप से जो आप आगे पढ़ेंगे 198 का एक है, एक का क है और 198 का एक का ख है। ये सारी संसदीय प्रक्रिया है, तो इसका प्रावधान किसी भी संसदीय प्रक्रिया में नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, ठीक है? बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठाया जाना, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पहले से बहुत अनुमति देने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ये पहले की थोड़ी बात है। अब के समय में क्या है कि संसद का जो बहुमूल्य समय है, किसी के एक सांसद द्वारा कुछ ऐसे प्रश्न पूछ करके समय नष्ट न हो, इससे बचाने के लिए अब प्रावधान कर दिया गया है कि रोजाना सुबह आपको 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में स्पीकर को आप कौन से प्रश्न पूछना चाहते हैं उसकी सूचना आपको देनी पड़ती है। कब? शून्यकाल में सबसे पहले जब आप पहुंचते हैं तो आपको सुबह ही जाकर के 8:30 से लेकर के 9 बजे तक आपको सूचना देनी है। सूचना किसको देनी है? तो स्पीकर को देनी है।
ठीक, स्पीकर को देनी है, स्पीकर ही इसको तय करता है कि आपको कब वो प्रश्न पूछने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, और क्या इसमें चीज है, जैसे जो भी सांसद होते हैं, अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जो सांसद होते हैं, सांसद महोदय लोग क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र का, क्या करते हैं, अपने क्षेत्र का जो कोई कमी हो, ठीक है, उस पर मंत्रियों के ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। अपने क्षेत्र पर किसका ध्यान, तो मंत्री का ध्यान, मंत्री का ध्यान जो है केंद्रित करने पर ये बल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस दौरान कोई सांसद है, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई सांसद है, उसके यहाँ कोई जिला अस्पताल में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें कि जनहानि काफी होती है, तो उस ज्वलंत मुद्दे को तत्काल शून्यकाल में वह सांसद उठाएगा और उस मुद्दे को क्या करेगा कि सांसद मंत्री का ध्यान केंद्रित करेगा, किसना, स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान केंद्रित करेगा और वो बताएगा कि आप इस पर ध्यान अगर दिए होते तो आज ये इतनी अनहोनी घटना जो हुई है हमारे संसदीय क्षेत्र में वो न घटती। जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क दुर्घटना, काफी बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई किसी एक सांसद के क्षेत्र में, तो वो उसको प्रश्नकाल में तत्काल, जैसे आज जो सदन चल रही है उसी के जस्ट बीते हुए रात में कोई घटना, सड़क दुर्घटना होती है, उसमें मान लीजिए कि कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो मुद्दा बहुत ही सदन में गरमाया रहेगा, क्योंकि विपक्ष जो है, जो वहां के जो सरकारी सदस्य हैं अर्थात मंत्रियों से सवाल करेंगे कि आप जो परिवहन मंत्री के रहते हुए आपने सड़क का ठीक ढंग से अगर निर्माण करवाया होता, सड़क पर गड्ढे न होते, तो ये दुर्घटना से इतने लोगों की जानें न जाती। तो वो अपने संसदीय क्षेत्र का ध्यान केंद्रित करने के लिए किसका, मंत्री का, ये शून्यकाल में प्रश्न उठाता है। पहले अनुमति नहीं कुछ मांगनी होती थी, पहले जब आप चाहे तब प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अब नए में क्या हो गया है कि इसको समय को बचाने के लिए जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी होता है उसको 8:30 से 9 बजे के बीच में उसे सूचना देनी होती है। तो इस तरह से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि शून्यकाल क्या होता है। अब देखिए प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। प्रस्ताव देखिए क्या होता है कि जब कोई भी तत्कालीन मुद्दा हो, अगर उसको लाया जाना है, जैसे सामान्यतः अगर देखा जाए, हम समझ रहे हैं प्रस्ताव और संकल्प, ठीक। देखिए प्रस्ताव और संकल्प अगर सामान्यतः बात किया जाए, सामान्यतः, तो सामान्यतः ये एक ही है, लेकिन एक समय के बाद पहले तो वो प्रस्ताव रहता है, बाद में वो संकल्प हो जाता है एक समय के बाद। जैसे मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक कोई बिल है, मान लीजिए कि जनसंख्या, जिसे भी रवि किशन जी तत्काल में लाए भी थे, ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण विधेयक है और इसे आप सदन में क्या करते हैं, लाते हैं। जब सदन में लाते हैं और तो ये उस दौरान जब आप लाते हैं तो वो एक प्रस्ताव होता है, ठीक। लेकिन जब इस पे पीठासीन अधिकारी की अनुमति मिल जाती है, पीठासीन की क्या हो जाती है, अनुमति मिल जाती है, ठीक। आप जब सदन में लाते हैं और सदन में लाने पर जब पीठासीन अधिकारी उस पर चर्चा के लिए अनुमति दे देता है कि हाँ इस पे चर्चा हो सकती है, तो जब उस पे चर्चा के लिए अनुमति दे देता है तो वही चर्चा करने के लिए ये अनुमति मिलने पर वे जितने भी वहां के सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों में उसकी प्रति इसकी बांटी जाती है, ठीक। जब वो प्रति बांट दी जाती है तो सभी सदस्य उसको चर्चा करते हैं और पीठासीन अधिकारी अब उसको पूरी तरह से प्रस्तुत करने के लिए तैयार होता है। तो जब प्रस्तुत करने के लिए वो तैयार हो जाता है तो वही जाकर के जब वो प्रस्तुत के लिए पूरी तरह से पीठासीन तैयार है, प्रस्तुत करने के लिए,
तो वही जब तैयार हो गया तो जो ये प्रस्ताव चल रहा था अब वो संकल्प में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? वो संकल्प में परिवर्तित हो गया और फिर आगे की विधायी प्रक्रिया उसमें जारी हो जाती है, चलती है। उस पे जो है तमामन जितनी प्रक्रिया है, प्रश्न काल आया, मतलब जो भी प्रक्रिया चलानी है उस पे आप उसको कानून बनाने की जितनी भी प्रक्रिया है उस पे सारी प्रक्रिया चलती हैं। दोनों सदन में पास करवाना, जैसे कि लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया वो विधेयक, अब जो है वो जो है पास जब हो गया तो कानून का रूप धारण कर लिया और गजट में प्रकाशित हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रस्ताव किस तरह से है, तो सामान्यतः एक ही है, लेकिन उसका थोड़ा रूप पहले नाम अलग था कि जनसंख्या नियंत्रण बिल, मान लीजिए कोई बिल आप रख सकते हैं, तो उसको प्रस्ताव के रूप में पहले लाया गया और पीठासीन अधिकारी जो है उसको सभी सदस्यों में उसकी प्रति को बंटवा देता है और पीठासीन अधिकारी जब अनुमति दे देता है और पूरी तरह से प्रस्तुत करने के लिए उसको तैयार हो जाता है, सहमति दे देता है, तो वही जो प्रस्ताव आया था अब वो संकल्प हो गया, अब उसको पारित कराना है। जब उसको पारित कराने की स्थिति आ गई तब वो प्रस्ताव में बदल गया। तो इस तरह से प्रस्ताव और संकल्प क्या है इसको हमने समझा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो आता है विश्वास प्रस्ताव। एक आता है क्या? विश्वास प्रस्ताव। क्या आता है? विश्वास। देखिए ये जो है विश्वास प्रस्ताव अक्सर सरकार के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जब आदेश दें कि आप जो है अपना विश्वास मत सिद्ध करिए कि आपकी सरकार अल्पमत में नहीं है, तो अपनी सरकार को मजबूत दिखाने के लिए ये स्वयं जो है राष्ट्रपति के कहने पर, किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर या आदेश पर सदन में सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ही कहते हैं क्या हम? विश्वास प्रस्ताव। ठीक है। ये कुल मिलाकर इसलिए होता है कि सरकार अपनी जो है बहुमत को, अपनी मेजोरिटी को सिद्ध करती है कि हम जो है पूरी तरह से बहुमत प्राप्त किए हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि ये लोकसभा में जब आप अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे, जब आप अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे तो आप जानते हैं इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद, जो ये मंत्रिपरिषद है, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये देखिए दिख रहा होगा अनुच्छेद 75 जब हम पढ़ते हैं तो 75 में लिखा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा के प्रति अगर उत्तरदायी है तो जो विश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही आता है। ठीक है, लोकसभा में ही, और वह पक्ष द्वारा ही लाया जाता है जिसकी सरकार है, जो पक्ष में बैठा है। ठीक है, पक्ष द्वारा या पहले सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब ये कुल मिलाकर के ये सब पक्ष द्वारा लाया जाता है। अब एक अगला टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, आप ये अनुच्छेद 75 हमने बता ही दिया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे भी केवल कहां लाया जाता है? तो इसे केवल लोकसभा में, कहां? केवल
लोकसभा में। ठीक है। दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि ये अविश्वास प्रस्ताव तब आता है जब सरकार, जैसे मान लीजिए कि ये सरकार बनाई गई है और इस सरकार में ये ए और बी और सी तीन लोग मिलकर के सरकार बनाए, मेजोरिटी किसी की नहीं है। तो अगर मान लीजिए इसमें से कुछ सांसद इनके निकल जाते हैं बाहर, ठीक, किन्हीं कारणों से, जो मांग हो सकता सरकार में कर रहे हो, और वो चले जाते हैं सी वाले बाहर, तो इन्हें लगता है कि अब मेजोरिटी ये इनकी कम हो गई है, अब अगर हम जो है ऐसा करें कि अविश्वास प्रस्ताव लाएं अगर सरकार के खिलाफ, अगर, तो ये विपक्ष के द्वारा, पहले जी तो इसमें जान लीजिए कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ये जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक। अब ये जान गए कि इनकी मेजोरिटी अब कम हो गई है, ये सरकार है अगर, तो अगर हम इस पे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो हो सकता है कि सरकार क्या हो, सरकार इनकी गिर जाए, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है। अब अविश्वास प्रस्ताव अगर लाएंगे तो सबसे पहले स्पीकर से अनुमति लेनी होती है। स्पीकर से जब अनुमति लेंगे तो इसमें अनुमति के अलावा आपको कम से कम वहां के 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए, 50 सदस्य सहमति देनी चाहिए। अगर 50 सदस्य सहमति देते हैं तभी आप 50 सदस्य के सहमति के उपरांत ही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है। अमूमन होता क्या है अविश्वास प्रस्ताव ला करके कि हमेशा सरकारें नहीं गिरती हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है कि विपक्ष को एकजुट करना। पता चलता है कि कौन सा पार्टी का कौन सा दल किस पार्टी की तरफ जाता है, कौन लोग सरकार से जुड़ना चाहते हैं, कौन लोग सरकार से दूर हटना चाहते हैं। ठीक है। साथ में अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार पर एक तरह से दबाव बनाने का भी काम करते हैं ये लोग। तो इस तरह से कोई भी दल उसमें जो है विपक्षी पार्टी का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अब देखिए इसमें संसदीय नियम प्रक्रिया जो चलती है, एक संसदीय नियम प्रक्रिया है जो क्या है 198 का 1। ठीक है। 198 का 1 का क, अगर इसकी हम बात करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले है कि स्पीकर के बुलाने पर प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगनी होती है। इसमें स्पीकर जब बुलाता है कि अब आप आइए और प्रस्ताव रखिए कि आप अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आप 50 सांसदों को लेकर के आइए, और स्पीकर कहता है कि अपना प्रस्ताव अब रखिए और वोटिंग कराइए। तो जो 198 का क कहता है उसमें ये बात कही गई है। अब 198 का ख क्या कहता है कि सुबह 10 बजे तक प्रस्ताव की लिखित सूचना महासचिव को आप दे दीजिए। पहले अगर आप महासचिव जो होता है, राज्य, देखिए महासचिव के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो जो राज्यसभा का महासचिव होता है वो अलग होता है, लोकसभा का महासचिव अलग होता है। तो यहाँ राज्यसभा में ये आता ही नहीं है, यहाँ लोकसभा में आ रहा है। तो लोकसभा के महासचिव को आप 10 बजे लिखित सूचना दे देंगे कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, और ये बात आप 198 के 1 के ख में कहेंगे। 198 के 1 के ख में कहेंगे कि सुबह 10 बजे आप सूचना दे दिए कि हम आपका अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और दूसरा 198 के 1 के क में हमने बताया कि स्पीकर को बुलाने पर प्रस्ताव की अनुमति मांगने का जो है अधिकार है, कि आप अनुमति पहले मांगेंगे। भाई स्पीकर ही तो अनुमति देगा, वो कब देगा अनुमति, वो 198 के तहत देगा। और इसके तहत क्या है कि आप जो है सुबह 10 बजे आपको जो है लिखित सूचना देनी होती है। अब 190 ये सब प्रावधान है, इतना टिपिकल पूछेगा नहीं, लेकिन जान लें आप। 191 के 2 में क्या है, 191 के 2 में है कि कम से कम 50 सदस्य इसके सहमति दें। तो ये संसदीय नियम है, ये जो हम आपको लिख रहे हैं ये अनुच्छेद नहीं है, ये संसदीय नियम है। ठीक।
इन संसदीय नियमों से ही संसद का संचालन होता है, कार्यवाहियों का संचालन होता है। इसमें हमने बताया कि 198 के 1 के सब क्लास क या ए में कहा गया है कि स्पीकर की अनुमति पहले आपको लेनी पड़ेगी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। उसके बाद 191 में कहा गया है कि 191 के ख में कहा गया है कि 10 बजे आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी स्पीकर को। किसको? स्पीकर को। ठीक। और जब स्पीकर को लिखित सूचना दे देंगे तो आपके साथ कम से कम जब प्रस्ताव लाने जाएं तो 191 के सब क्लास 2 में कहा गया है कि 50 सदस्य कम से कम सहमति हो कि आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने जा रहे हैं। 50 सांसद भी अगर नहीं है तो आप चले सरकार को गिराने, तो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कार्य अविश्वास प्रस्ताव आता है। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि सबसे अधिक बार जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है। और सबसे पहले अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किए थे तो आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। कौन? आचार्य जेबी कृपलानी। यही सर्वप्रथम लाए थे। इसका प्रयोग सर्वप्रथम अगर अविश्वास प्रस्ताव का कहा जाए तो उन्होंने ही किया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे स्थगन प्रस्ताव क्या है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है, अन्य कई प्रस्ताव हैं। तो हम फिर अगली वीडियो में भी उसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।